पहाड़ों की सैर पर निकले सीएम धामी। सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम ने विभागीय कार्यों की ली समीक्षा। जनपद चमोली को आदर्श जनपद में विकसित करने को लेकर फैसला। भराड़ीसैंण विधानसभा में सीएम धामी ने की बैठक। पलायन आयोग और भू कानून को लेकर सरकार गंभीर। सीएम धामी ने कई विषयों सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान, निस्तारण के मंत्र पर चल रही है। इसके सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए व्यवसाय और स्वावलंबन के अधिक अवसर पैदा करने का प्रयास भी कर रही है। पलायन कम करने में माता बहनों की अहम भूमिका भी है। सरकार का पहला कार्यक्रम होगा जिसमें आप सब लोग आज ये जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सब ऐतिहासिक भी हैं क्योंकि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत आप सबके यहाँ उपस्थित होने से हुई है। आप सबकी उपस्थिति से नया काम शुरू हुआ है जिसमें आप सब लोगों ने अपने अपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और सरकार को आगे किस काम को करना चाहिए वह भी आप सबके द्वारा जो कठिनाइयां आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, वह उससे भी आपने अवगत कराया है। उत्तराखंड में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पलायन निवारण आयोग की जो अहम बैठक है वो ली गई, जिसमें पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ में इसके निवारण हेतु बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर भी मंथन किया गया। बैठक में सदस्यों ने पलायन निवारण के लिए विभागीय सहयोग से अल्पकालिक और मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करने की बात रखी। साथ ही पहाड़ों से हो रहे पलायन के प्रमुख कारणों का चर्चा के दौरान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के अस्पतालों में लगातार डॉक्टरों की कमी सामने आ रही है, जिसमें मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री घन सिंह रावत ने भी बताया कि जल्द ही प्रदेश भर में 288 डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं और इससे डॉक्टर्स की कमी दूर होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था और प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग एक एसओपी लाने जा रहा है। मैंने कहा नहीं कि हम एक एसओपी जारी करेंगे, थोड़ा डॉक्टरों से भी सुझाव ले रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि सबके विचार के बाद ही इसको जारी किया जाए। सर, एसओपी में रहेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि 4-5 चीजें उसमें महत्वपूर्ण है। एक तो डॉक्टरों की सुरक्षा भी जरूरी देख रहे हैं हम उसमें। दूसरा यह है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है कौन कौन कर सकते कौन नहीं कर सकते, सारे विचार के बाद ही निर्णय लिया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में पलायन आयोग और भू कानून को लेकर बड़ी बैठक की है। इसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में पलायन को लेकर सरकार गंभीर है और त्रिवेंद्र सरकार में पलायन आयोग को गठन किया गया और साथ ही सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। सीएम धामी ने पलायन आयोग को लेकर भराड़ीसैंण में समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही बीते दिनों हुए सबसे बड़े प्रवासी सम्मेलन में संदेश दिया गया कि रिवर्स पलायन की है और बढ़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सौभाग्य की बात है कि 9 नवंबर को पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में रिवर्स पलायन की बात करते हुए उत्तराखंड वासियों से अपने घर की ओर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी स्पष्ट भी कर चुके हैं कि जल्द ही प्रदेश में सख्त भू कानून जो है वो लाया जाएगा। देखिए, बात संदेश की नहीं है, बात हमारी नियत की है और नीतियों की है। 3 विषय एक साथ जुड़े हैं। पहला विषय पलायन आयोग। भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र जी की सरकार ने पलायन आयोग बनाया था
और पलायन आयोग पे पूरे जिलों का हमने ब्यौरा तैयार किया और उसकी सिफारिश के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं। जैसे हमने ग्रोथ सेंटर बनाने का काम किया, 90 से ऊपर ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश में संचालित होने, जिसमें 70 से ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह जैसे हमने होम स्टे का काम को आगे बढ़ाया, 4,000 से ऊपर होम स्टे हमारे यहाँ पर बने। की स्थायी राजधानी बनाने को लेकर कुछ ऐसा करें? अभी इतना आसान नहीं ना, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा जो दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वे स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं और पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है जो कि केदारनाथ उपचुनाव में आकर वोट डालेंगे। महेंद्र भट्ट के मुताबिक ये मतदाता अलग अलग राज्यों से वोट देने आएंगे जो केदारनाथ के वोटर तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ ने संपर्क किया है। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि तमाम तरह की तैयारियां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर की जा रही, जहां पर 2500 प्रवासी यहां पर मतदान करेंगे और बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ ने लगातार संपर्क भी किया है। लेकिन सदस्यता ये पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंड पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए चरण आजकल चल रहा है। आप धीरे धीरे संगठन परंपरा बढ़ रहे हैं, लेकिन सदस्यता ये खबर कोटद्वार से है, जहां पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तर्ज पर कुछ अखाड़े सनातन बोर्ड बनाने की भले ही मांग कर रहे हैं, लेकिन जूना अखाड़े के संत स्वामी यति परमात्मा नंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए मांग उठा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि आज हमारे हिंदू समाज जो जगा हुआ है उसकी ऊर्जा को कुछ लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। जो सरकार कश्मीर से 35A और 370 हटा सकती है वो मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है। लेकिन जानबूझ करके ये जो कथावाचक आजकल कुछ भांड है, मैं इनको भांड कहूंगा, ये हिंदुओं की एनर्जी को वेस्ट करने का कार्य करते हैं। अगर इसी आंदोलन को वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए किया जाता कर सकते हैं। ये शुभ कार्य नहीं कर सकते, कोई भी कार्य हो, लेकिन विशेष बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं सरकार में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहे पंडित राजेंद्र अंथाल ने भी उत्तराखंड की तेजी के साथ बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर की है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की डेमोग्राफी में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड का कोई भी जिला इससे अछूता नहीं है, जिसको लेकर अब सजग होने की आवश्यकता है।
चेंज होती जा रही है 2000 से, और अब तक इतना चेंज आ गया है। यदि हम अब भी नहीं चेते और लोग जमीनें बेच रहे हैं, लोग जमीन किराए पे दे रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, और वो फिर उस मोहल्ला ही पूरा बदल जा रहा है 2 साल में 3 साल में। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और जो यहाँ के मूल हैं उनको विशेष रूप से जागना होगा। डेमोग्राफी की चपेट में सभी जिले हैं। बीजेपी नेता ने डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त की है। आपको बताते चलें कि डेमोग्राफी की चपेट में सभी जिले जो हैं वो आ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर परिवर्तन की बात कही है। खबर देहरादून से है, जहां पर 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नियमितीकरण के खिलाफ SLP खारिज कर दी है। आपको बताते चले कि साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के पक्ष में लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है और इसके बाद उपनल कर्मियों के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर कर्मचारी विशाल महारैली कर सचिवालय कूच किया और इसके बाद में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्य सचिव ने कर्मियों से वार्ता की, आश्वासन दिया। केदारनाथ में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और साथ ही होगी और धस्माना ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से समय पर मांग कर रहा है और साथ ही कांग्रेस उपनल कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। के मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने 2019 में जो निर्णय दिया उपनल कर्मियों के पक्ष में उनको नियमित करने के लिए और समान काम के लिए समान वेतन का, उसके खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 अक्टूबर को राज्य सरकार की याचिका खारिज करी, यानी कि उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको अपहोल्ड किया। राज्य की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी से मैं 16 अक्टूबर को मिला। मैंने उनसे आग्रह किया कि अब राज्य की सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। क्या होती है भू कानून को बैठक, आप ये जवाब दीजिए पहले। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां पर कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद हैं और साथ ही कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को भी अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार मिलने वाले लाभ भी जानकारी दी है। पांच दिवसीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को जागरूक किया गया। विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों को लगातार जागरूक किया। स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां पर स्पोर्ट्स को लेकर तमाम तरह की जानकारी साझा की गई और लगातार युवाओं को जागरूक करने का काम भी यहां पर किया गया है। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा भारत से काफी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। उत्तराखंड में भूमि जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ
धामी सरकार सक्रियता से अभियान चला रही है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल परिसर में भी कुछ लोगों ने मजार का निर्माण कर लिया और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने मामला बढ़ने से पहले ही मजार को गिरा दिया। वहीं दून स्कूल के प्रांगण में अप्रत्याशित रूप से मजार बनाने से कई लोग हैरान हैं। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में मजार बनाने के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं हो पाई। सूचना मिलने पर डीएम सविन बंसल ने भी त्वरित जांच के लिए बाद में मजार को ध्वस्त करा दिया। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी इसको लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। आपको बताते चलें कि दून स्कूल में अवैध मजार बना दी गई, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। और यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि वायरल वीडियो के बाद लगातार हड़कंप मच गया इस घटना के बाद। तो इसके बाद मजार को गिरा दिया गया और हिंदू संगठन में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला है। अभी मीडिया के माध्यम से और वहां के मुतवल्ली के माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया है। इसका परीक्षण करा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। जांच के बाद बताएंगे कि क्या परीक्षण नहीं। वो अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं कि मुतवल्ली का कहना है कि इसमें वक्त की संपत्ति है दून स्कूल के अंदर, और वहाँ पे जो मजार है वो मौजूद थी। वो मजार को शायद क्या कंडीशन है उसके बारे में सारी चर्चा करा रहे हैं कि क्या विषय है। दून किसी के कैंपस के अंदर कोई मामला है तो वहां से क्या उन्होंने अगर उसको क्षति पहुंचाई है तो किस ग्राउंड पे पहुंचाई है, और उनका विषय अलग है, वो है भी कि नहीं है, क्या पोजीशन थी, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी तभी इसके ऊपर कुछ बोल पाऊंगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन ढिकाला 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी दिन से पर्यटकों के लिए भी रात्रि विश्राम की सुविधा भी कॉर्बेट पार्क के अलग अलग पर्यटन जोनों में शुरू हो जाएगी। और जानकारी के अनुसार खुलने से पहले ढिकाला पर्यटन जोन 25 दिसंबर तक नाइट स्टे के लिए भी फुल हो चुका होगा और साथ ही पर्यटकों की आमाद देखकर पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं। वहीं कॉर्बेट पार्क के वार्डन अमित गुआसाकोटी ने कहा कि ढिकाला जोन को लेकर उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 नवंबर को सुबह 6 बजे ढिकाला जोन पर्यटकों को लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर विशेष जोर दे रही है। राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले देहरादून से आपको बताते चले कि जोशियाड़ा और देहरादून से गौचर के लिए हेली सेवाओं को शुरू किया गया था। वहीं अब नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण प्रदेश के 4 और प्रमुख शहरों के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू करने जा रहे। इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई। भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों बागेश्वर, नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार को हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर शहर के दुर्घटना संभावित चौराहा और तिराहों पर सड़क हादसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक और अच्छा प्रयास किया है। पुलिस ने शहर में 7 स्थानों पर सोलर ब्लिंकर लाइट लगाई है। ये ब्लिंकर लाइट जो है वो चालकों को सावधान और गति नियंत्रित करने को इशारा करेंगी। और ट्रैफिक प्रभारी अनवर खान ने बताया कि सोलर ब्लिंकर लाइट को लगाने के लिए NHPWD से अनुमति भी ली गई है और फिलहाल हरिद्वार रोड पर कई जगहों पर सोलर ब्लिंकर लाइट लगा दी गई हैं। सोलर ब्लिंकर लाइट से ने काम करना भी शुरू कर दिया है और जल्द ही अन्य चिन्हित स्थानों पर भी ये जो लाइटें हैं वो लगाई जाएंगी। कोहरे में ये सोलर लाइट सड़क हादसों को रोकने पर कारगर साबित होगी। खबर देहरादून से है, जहां पर 20 नवंबर को केदारनाथ के उपचुनाव की तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर
कस ली है और इसके चलते देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी और राज्य पुलिस निर्वाचन नोडल अधिकारी एपी अंशुमन की अध्यक्षता में विशेष बैठक की गई और इस बीच में एडीजी एपी अंशुमन ने कहा कि जिले की सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट प्लान को पूरा बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ विधानसभा को उन्होंने 2 जोन 27 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें से 700 अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा और साथ ही CAPF और PACF की कंपनियों को भी लगाया जाएगा। जैसा कि आप अवगत हैं, केदारनाथ निर्वाचन जो है 20 तारीख को, आगामी 20 नवंबर को होना प्रस्तावित है और 23 को मतगणना होगी। तो उस संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से जो तैयारियां करनी होती हैं वो हमने पूर्ण कर ली हैं और इस संबंध में हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था अभी जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य जितने भी हमारे संबंधित पुलिस अधिकारीगण हैं उनके साथ। इसमें हम जो जिले का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है उसको हमने फाइनलाइज कर लिया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र को हमने 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा है। उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल को आगामी लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 के लिए शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया गया। ये गेम्स 17 नवंबर से कोलंबिया में आयोजित होंगे। हल्द्वानी में मीटिंग हॉल में आयोजित एक समारोह में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मुकेश पाल को नैनीताल पुलिस परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी, उनके बेहतरीन प्रदर्शन की कामना की और उप निरीक्षक मुकेश पाल पावर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस बार वर्ल्ड पुलिस गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले मुकेश पाल ने 2023 में कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 रजत पदक जीते थे। बेंगलुरु ओपन नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया और लेकिन अब शानदार फिटनेस और फॉर्म के साथ में वे कोलंबिया में भारत का तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। एसएसपी नैनीताल ने इस अवसर पर मुकेश पाल को गोल्ड मेडल लाने की शुभकामनाएं दी, उन्हें कोलंबिया रवाना किया। अब उनका लक्ष्य वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में भारत को गौरवान्वित कराना है। CBCID हल्द्वानी में कार्यरत है। तो जोरदार लैटिन अमेरिकन कंट्री कोलंबिया में एक इवेंट हो रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के जो उपनिरीक्षक है मुकेश पाल, ये पावर लिफ्टिंग में वहां पे जा रहे हैं। पूर्व में भी इन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो इंडिया को जो है अलग अलग कैटेगरीज में मेडल दिलाए। तो हम लोग पूरे उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से, नैनीताल की जनता की तरफ से इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ इनके लिए देश के लिए खेलना, देश को पहले भारत को बाहर जाकर रिप्रेजेंट करना अपने में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि अपना झंडा विदेशी सरजमी पे फहराना। तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारत के लिए इतने पदक पूर्व में जीत चुका हूं और अब फिर एक ऐसा मौका आया है कि जहां पे भारतीय खिलाड़ियों को पूछा नहीं जाता था। लैटिन अमेरिकन गेम्स हैं और बहुत बड़ा एक सेटअप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जमीनों की जांच के निर्देश के बाद में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त में विवाद के मामले सामने आए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा के हवलबाग, रानीखेत, द्वारहाट सहित कई ब्लॉकों में जमीनों का घालमेल भी किया जा रहा और इस बीच आपको बताते चले कि जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू किया। जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जमीन खरीद फरोख्त के मामले की जांच के बाद में जनपद में 23 मामलों का उल्लंघन पाया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चला रखा है कि जहां भी जो उत्तराखंड भू कानून का उल्लंघन हुआ है जमींदारी विनाश अधिनियम में, जैसा कि पहले था कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अतिरिक्त किसी को भी 250 मीटर तक जमीन क्रय करने की परमिशन होती है। कुछ लोगों ने क्या किया कि अलग अलग नामों से अपने परिवार में पति पत्नी ने भी खरीद लिया, जबकि उसमें विवाहित शब्द है, तो उसका उल्लंघन किया है। 7 मामले ऐसे आए हैं और पूरे जनपद में उन्होंने जांच कराई। अब तक 23 मामले जो है आ चुके हैं। 8 मामले हम लोगों ने विभिन्न न्यायालयों में किए और 2 मामले जो मुंबई के एक मामला काफी बड़ा 108 नाली का था। लास्ट में इतना ही। नमस्कार।